नहीं तो आप बताए हैं। सब पूरे पूरे कोचिंग वालों को बुलाए थे। देखो आगे सुनो, तो आप क्वेश्चन देखो। सेवन 7.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा था, लिख कर लिए हो कि बताएं? बताए देते हैं। 7.4 का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर बचा था। क्या था? इन हाउ मैनी वी कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ five courses if 9 courses are available, ठीक है, अवेलेबल, ठीक है, एंड टू स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी, दो कोर्स अनिवार्य है सबको लेना। फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको सेंस समझने के लिए आप मान लो आपके स्कूल में 9 कोर्स हैं, ठीक है, उसमें 2 सबको लेना, हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है। कितने सब्जेक्ट? 5, उनमें 2 अनिवार्य भी है, 2 क्या है? अनिवार्य है। तो 9 में से 2 निकाल दो, तो कितने बचे? 7। अब 7 में से 3 का चूज करना पड़ेगा तब ना 5 हो पाएगा, क्योंकि 5 लेना सबको ज़रूरी है। तो आंसर तो 7C3 ही होगा, ठीक है। इसी को थोड़ा व्यवस्थित लिखे देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? 9 कोर्स हैं, 9 कोर्स में 2 सबको लेना अनिवार्य है, तो 7 बचे, और 7 में से 3 का चूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मोदी जी का कोर्स ऐसे ना आने वाला था कि 3 कोर्स ले सकते हैं, कुछ भी, मैथ ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है, लोक प्रशासन ले सकते हो। ये नहीं कि अब मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेना अनिवार्य है, ये ऐसा आने वाला था, अभी लागू नहीं हुआ है, बन चुका है, अब जब लागू हो ठीक है ना। जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते, मैथ पढ़ना चाहते हो, तो फिजिक्स के साथ आप भूगोल ले सकते हो, इतिहास ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। तो लिखो आगे, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कोर्स? इज इक्वल टू 9। आउट ऑफ दीज 5 courses have to be chosen, ठीक है। but it is given that two courses are compulsory, 2 courses are compulsory, ठीक है।
फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। दैट इज वी हैव टू चूज 3 courses out of remains 7 courses। 7 कोर्स में से 3 कोर्स को चूज करना होगा। इट कैन बी चूज इन 7C3 वेज, ऐसे ना। तो यहाँ पे 7C3 तो 7 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और 3 इंटू 2 इंटू 1 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया। 3 दूना 6 से 6 कट गया, 7 पौना 35 तरीके हैं, 35 तरीके से लिया जा सकता है। अर्थात 35 सेक्शन बनेंगे। ऐसी कंडीशन जब रहेगी, ठीक है ना। अब देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी वर्ड विथ आर विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonant can be formed from the different of the word daughter। daughter शब्द क्या दिया है, एक डॉटर शब्द दिया है। कितने शब्द दिए गए, दिया है एक शब्द डॉटर, ठीक है ना। अब इससे क्या बनाना है, तो गिवन क्वेश्चन लिख लेना, गिवन ए वर्ड डॉटर DAUGHTER, यही होता है स्पेलिंग, DAUGHTER। तो इस डॉटर शब्द दिया है। अब डॉटर शब्द में कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वावेल्स हैं, तो देखो यहाँ पे 3 वावेल्स हैं। वावेल्स कौन कौन हैं, A, E, U। वावेल्स और यहाँ पे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो वहाँ वावेल्स में से टेक 2 वावेल्स लेना है। वावेल्स कौन कौन है बताओ, A, E, U। ए है और फिर यू है और ई है, 3 वावेल्स हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने बचे, 5। कौन कॉन्सोनेंट हैं, सी है, ठीक है, फिर एन है, फिर यस है, फिर क्या है, अरे कॉन्सोनेंट इसकी में देखना है ना, कॉन्सोनेंट कौन है, डी है, फिर यू तो नहीं है, ए जी है, एच है, टी है, आर, ठीक है। तो 2 वावेल्स लेना है, टेक 2 वावेल्स, ठीक है, टेक 2 वावेल्स। और कॉन्सोनेंट कितना लेना है, टेक 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट। यदि हम आप क्या लेना चाहते हैं, आपके पास वावेल्स टोटल 3 और 3 में से 2 लेना है, कितने तरीके होंगे, 3C2 वेज। अब यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट कितने हैं टोटल 5 में से कितने लेने हैं, 5C3 वेज, ठीक है। 2 वावेल्स आउट ऑफ 3 वावेल्स, 2 वावेल्स आउट ऑफ 3 वावेल्स, ठीक है। कैन बी
सेलेक्टेड कैन बी सेलेक्टेड इज इक्वल टू 3C2 वेज, ये हुआ। अब फिर कितने कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आउट ऑफ तो 3 कॉन्सोनेंट 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट कैन बी सेलेक्टेड इज इक्वल टू 5C3 वेज, ठीक है, 5C3 वेज हो गया, ठीक है। एंड दीज 5 लेटर्स, बट दीज 5 लेटर कैन बी अरेंज इन 5 का फैक्टोरियल वेज। 5 अक्षरों को 5 स्थानों पर लिखने कितने तरीके? 5 का फैक्टोरियल। देन बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, 5 टोटल नंबर ऑफ वेज क्या लिखेंगे? पहले लिखोगे 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करो, अब क्या आता है? फाइव का 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल। ये क्या करेंगे? 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख दिए, 2 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू क्या लिख दिए? 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल आए तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 5 का फैक्टोरियल तो जानते हैं हो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल कट गया और 2 का फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा? ये 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 3 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 5 चौक 20, 3 8 दूना 120 हुआ, 120, 10 त्याई 30, ये यहाँ पे 1200 हो गए, 12 त्याई 3600, ये आंसर 3600 आंसर। लिख ले इसको। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर मिसलेनियस का, इसी को मिटा दी पहले, लिख लिए क्या आप लोग? तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस का, हाउ मेनी वर्ड्स विथ आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट vowels and consonant occurs together, ठीक है ना? तो क्या कहता है? इक्वेशन एक शब्द दिया गया है, इसमें कितने बावल्स हैं, कितने देखो कितने बावल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। इसमें इक्वेशन शब्द दिया गया है, गिवन ए वर्ड, क्या वर्ड दिया है? इक्वेशन। इक्वेशन की स्पेलिंग EQUATION, कैपिटल लेटर में लिखना, इक्वेशन, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्ड विथ आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट बावेल्स एंड कॉन्सोनेंट एक साथ रहें, बावेल्स और कॉन्सोनेंट क्या रहें? एक साथ रहें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बावेल्स और कॉन्सोनेंट क्या रहें? एक साथ रहें। कितने तरीके से लिखा जा सकता है? देखो सुन लो पुलिस की सेंस पूरा। इसमें बावेल्स कौन कौन है? हाँ, EUAIO, इतने क्या है बावेल्स हैं। अब सुनो कॉन्सोनेंट कौन कौन है?
टी QN क्यू कहाँ है, हाँ क्यू आई एन, कितने हैं, ठीक है। ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पे बावेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ रहें, बिखर ना जाएं कि बीच में है कि कोई कॉन्सोनेंट भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 बावेल्स को फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हैं, 3 कॉन्सोनेंट को फैक्टोरियल 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब बावेल्स कॉन्सोनेंट साथ साथ रहे तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पहले बावेल्स रहे बाद में कॉन्सोनेंट, ऐसा तो भी हो सकता है। तो पहले कॉन्सोनेंट तीनों रहे बाद में बावेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो फैक्टोरियल 5 हुआ, ये फैक्टोरियल 3 हुआ। अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ये कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। एक तरीके में पहले बावेल्स लिखे बाद में कॉन्सोनेंट, दूसरा तरीका में पहले कॉन्सोनेंट लिखा दूसरा, तो इसके तो फैक्टोरियल 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको भी। तो टोटल तरीके क्या हुआ, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 5 बावेल्स को 5 स्थानों पर लिखने के तरीके 5 का फैक्टोरियल, 3 कॉन्सोनेंट को 3 स्थानों पर लिखने के तरीके फैक्टोरियल 3। अब बावेल्स और कॉन्सोनेंट को अल्टरनेट लिखा है, पहले हम बावेल्स लिखें बाद में कॉन्सोनेंट, एक तरीका ये हुआ। अब एक तरीका ये भी ना है कि पहले हम कॉन्सोनेंट तीनों लिख दें बाद में बावेल्स लिखें। तब बावेल्स और कॉन्सोनेंट को फैक्टोरियल 2 तरीके से हम बदल सकते हैं। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ना होती है। एक तरीका क्या हुआ, पहले हम बावेल्स लिखें बाद में कॉन्सोनेंट, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले कॉन्सोनेंट लिखें बाद में बावेल्स, तब भी तो तीनों बावेल्स और तीनों 5 बावेल्स और तीनों कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अर्थहीन और मीनिंगलेस और मीनिंगफुल। ऐसा नहीं कि जो शब्द बनते हैं वो मीनिंगफुल ही हों, उनकी कुछ अर्थ निकलता हो। वे कहता है कि ऐसे शब्द कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे अर्थ हों चाहे अर्थहीन हों, अर्थ वाले हों अथवा अर्थहीन वाले शब्द हों। उससे मतलब क्या है, शब्द कितने बनाए जा सकते हैं। ये नहीं कहो कि ऐसा कोई शब्द बन ही नहीं सकता तो क्या हम बनाएं। वे कहता है कोई भी हो शब्द, चाहे अर्थहीन ही हो, पर बनाए कितने प्रकार से जा सकते हैं। शर्त ये है कि 5 बावेल्स एक साथ रहें और तीनों कॉन्सोनेंट एक साथ रहें। ये नहीं कि यहाँ पे 2 बावेल्स के बीच में कॉन्सोनेंट टपक पड़ा, ऐसा ना रहे 5 बावेल्स तो एक साथ रहें और 5 कॉन्सोनेंट तो एक साथ रहें। हाँ, इनका क्रम बदल सकता है, ये नहीं कि इसी क्रम में रहेंगे। अभी यू ई यू ए आई ओ है तो ऐसा भी हो सकता है यू फिर ई ए आई ओ, ऐसा भी हो सकता है ओ पहले आ जाए। इसीलिए तो फैक्टोरियल 5 लिखे हैं, ठीक है। इसको फैक्टोरियल 3 भी लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बावेल्स को 5 स्थानों पर लिखने के तरीके 5 का फैक्टोरियल, 3 कॉन्सोनेंट को 3 स्थानों पर लिखने के तरीके फैक्टोरियल 3। अब बावेल्स और कॉन्सोनेंट को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्रकार से लिख सकते हैं, पहले बावेल्स बाद में कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट फिर बाद में बावेल्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हुआ, रिक्वायर्ड तरीके क्या हुए, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का सेंस समझ में आया कि नहीं आया, कि उल्टा सीधा आया आ गया अच्छे से। लिखते हैं आप, गिवन ए वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बावेल्स, टोटल नंबर ऑफ बावेल्स, टोटल नंबर ऑफ बावेल्स क्या है, ई यू ए आई ओ, कॉन्सोनेंट्स कितने हुए, टी क्यू एन। द बावेल्स कैन बी अरेंज, द बावेल्स कैन बी अरेंज in 5 का फैक्टोरियल। द कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इन 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल बेज, 3 का फैक्टोरियल बेज। फैक्टोरियल 5 तरीक़ों से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। दीज बावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, दीज
vowels and consonants can be arranged in factorial 2 ways। ठीक है, ठीक है। देन बाई फैक्टोरियल 2 वेज का मीनिंग समझ गए ना। पहले वावेल्स लिखे गए बाद में कॉन्सोनेंट, और फिर पहले कॉन्सोनेंट लिखे गए बाद में वावेल्स, ये। देन बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, तो क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, 5 चौक 20, 3 60 दूना 120, 3 दूना 6 और 2 1440। मल्टीप्लाई कर लिए हो अच्छे से, चलो ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो आगे, एक कमेटी है, 7 कमेटी में 7 लोग हैं, और उसमें 9 बॉयज और 4 गर्ल में से 7 लोगों की कमेटी बनानी है। ठीक है, तो कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? यदि उस कमेटी में 3 गर्ल हों, दूसरा कम से कम 3 गर्ल हों, और अधिक से अधिक 3 गर्ल हों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है कमेटी वाला। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड में हमेशा आता रहता है ये क्वेश्चन। इसको अच्छे से समझो। एक कमेटी, यहाँ पे देखो, आपके पास इसका पूरी मीनिंग समझा देते हैं अच्छे से, फिर लिख देंगे बस, है ना। क्वेश्चन की मीनिंग समझाते हैं। आपके पास क्या है, 9 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं? 9। गर्ल कितनी है? 4 गर्ल हैं। अब 9 बॉयज और 4 गर्ल, ठीक है, इनमें से आपको 7 लोगों की क्या बनानी है? एक कमेटी बनानी है। 7 लोगों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है। तो पहली शर्त ये है, कमेटी जब बनाओ तो 3 गर्ल अनिवार्यतः हों। पहली शर्त, पहले नंबर में 3 गर्ल होना अनिवार्य। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कम से कम 2 गर्ल होना आवश्यक है, 3 गर्ल होना आवश्यक है। और तीसरी कंडीशन में अधिक से अधिक 3 गर्ल होना आवश्यक है। अब देखो, कम से कम और अधिक से अधिक और ठीक 3, ठीक 3 गर्ल हों, कम से कम 3 हों, अधिक से अधिक 3 हों। तीनों की सेंस समझाते हैं। और तो देखो यहाँ पे, जब ठीक 3 गर्ल लेना है तो 7 की कमेटी बनाने के लिए 4 बॉयज लेने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 गर्ल में से 3 गर्ल को चूज करने के तरीके कितने हैं? 4C3। अब 7 की कमेटी बनाना है तो कितने बॉयज लेना पड़ेगा? 4। तो हैं कितने? तो 9 बॉयज में से 4 बॉयज को चुनने के तरीके 9C4। तो पहले का आंसर तो ये हो गया, पहले का आंसर ये होगा। अब दूसरे में पहुंचो। ये कहता है कि कम से कम 3 लड़कियां हों। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 3 लड़कियां हों, इसका मतलब पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए। तो 34 वाला पास नहीं होगा ना। तो जब कम कहा जाएगा तो अधिक वाला पक्ष में रहेगा। कम से कम जब कहा जाएगा तो अधिक वाला पक्ष में रहेगा। तो कहा गया कम से कम 3 लड़कियां होना आवश्यक हैं। इसका मतलब क्या है? कम से कम 3 हो, 4 है तब तो ठीक है, तब भी चलेगा, 5 है तब भी चलेगा, पर 5 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 4 तो लड़कियां हैं, ठीक है। तो कम से कम जब 3 लड़कियां हैं तो 3 लड़की जब लेंगे तो 3 लड़कियों को चूज करने के तरीके कितने हैं? 4C3। 3 लड़कियां जब लेंगे, ठीक है, तो लड़के कितना लेना पड़ेगा? 9C4। ये भी पक्ष में है। या ऐसा भी कर सकते हो ना, 4 में 4 लड़कियों को ले लो, तब कितने लड़के लेना पड़ेगा? 9C3।
तो ये तरीका है तब भी फेवर में, और ये तरीका है तब भी फेवर में। जैसे मान लो ये कहा जाए, आप मान लो कमरे किराए से रहते हो और रमा गोविंद पैलेस से कार्ड आता है आपको, ठीक है, पैलेस से, ठीक है, 3 लड़के रहते हो और कोई कार्ड देने के बाद ये कहता है कम से कम 3 लोग जरूर आना, ठीक है। मान लो 4 लोग रहते हो, कितने लोग रहते हो 4, और क्या बोले कम से कम 3 लोग जरूर आना, तो 3 लोग जाना जरूरी है, नहीं तो रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 4 चले जाओ तो और ठीक है, 5 चले जाओ तो 5 तो है ही नहीं, ठीक है। तो कम से कम जब बोले हैं तो अधिक क्या होगा, पक्ष में होगा, कम से कम जब बोलेंगे। अब मान लो ये बोल दिया गया, कार्ड दिए 4 लोग रहते हो और बोल दिए अधिक से अधिक 3 लोग आना, बजट नहीं है अपना। तो अधिक से अधिक 3 लोग आना, इसका मतलब क्या है, 3 पक्ष में है, 2 जाओगे तब भी पक्ष में है, 1 जाओगे तब भी पक्ष में है, न जाओगे तो और खुश होगा, बुलाना भी हो गया और आए नहीं तो बढ़िया, अच्छा ठीक है। तो न जाओगे तब भी फेवर में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अधिक से अधिक 3 लड़कियाँ हों तो इसका मतलब अधिक से 3 लेंगे, 3 लड़कियाँ लेंगे तो 3 तो वो मैक्सिमम लिमिट रहेगी, है ना। 3 लेंगे तो 4 क्या लेने पड़ेगा, फिर बॉयज लेने पड़ेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। 2 लड़कियाँ जब ले लिए तो कितने लड़के लेना पड़ेगा, 5। फिर 1 लड़की ले लिए तो कितने लड़का लेना पड़ेगा, 6। अब 0 लड़की लिए तो लड़का कितना लेने पड़ेगा, पूरे साथ में। तो 0 वाला भी फेवर में रहेगा ना। तो 4 कंडीशन हो सकती हैं, तो पहली वाली कंडीशन हो, चाहे दूसरी वाली कंडीशन हो, चाहे तीसरी वाली कंडीशन हो, चौथी वाली कंडीशन, चारों फेवर में है, ठीक है, चारों, तो चारों का सम हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक बोला है। जब अधिक से अधिक से बोला है तो 3 रहेंगे तब भी चलेगा, 3 से कम रहेगा तब भी चलेगा, 2 रहेगा और 1 रहेंगी लड़कियाँ तब भी चलेगा, 0 लड़कियाँ रहेंगी तब भी चलेगा, अधिक से अधिक जब बोला जाएगा। कम जब रहेगा तो कम से कम कहा गया है तो अधिक वाला भी पक्ष में रहेगा। 3 लड़कियाँ, कम से कम 3 लड़कियाँ हो तो 3 वाला भी रहेगा, 4 वाला भी है। अब 4 से अधिक हो भी नहीं सकती क्योंकि लड़की टोटल 4 है ही नहीं, 4 से तो ज़्यादा है ही नहीं। 5 होता तो हम 5 वाला भी लेते, ठीक है, तो 2 लड़के लेना पड़ता 7 की टीम बनाने के लिए, ठीक है। तस्वीर समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले का आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट ठीक 3 लड़कियाँ हों तो 4C3 × 9C4। दूसरे में कहता है कम से कम 3 लड़कियाँ हों तो 3 लड़के 4C3 × 9C4 प्लस 4C4 × 9C3, ठीक है। अब तीसरे का अधिक से अधिक 3 लड़कियाँ हों, इसका मतलब क्या होगा 4C3 × 9C4 प्लस फिर 4C2 × 9C5 प्लस 4C1 × 9C6 और फिर क्या लिखेंगे 4C0 तो 9C7, ठीक है। तो ये आंसर है लास्ट वाले का, ये सेकंड वाले का और ये फर्स्ट वाले का। समझ में आ गया। चलो देखो आगे लिखते हैं। तो क्वेश्चन की मीनिंग, तो क्वेश्चन लिखते नहीं है, क्वेश्चन की मीनिंग समझ गए ना। कितने बॉयज कितने हैं 9 और लड़कियां कितनी हैं 4। उनमें 7 लोगों की एक टीम बनानी है। तो टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि कम ठीक 3 लड़कियां हों। नंबर सेकंड कम से कम 3 लड़कियां हों। नंबर थर्ड अधिक से अधिक 3 लड़कियां हों, ठीक है ना। समझ में आया ना। अब लिखो, तो देखो लिखते हैं इसको ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रुप में क्या है, कितने बॉयज हैं 9 बॉयज। अब इसमें लड़कियाँ कितनी हैं 4 गर्ल्स, ठीक है। अब टेक 4 बॉयज, तो क्या होगा 9C4 वेज। अब 3 लेंगे, है ना। टेक 3 गर्ल्स, तो क्या होगा 4C3 वेज। 4C3 वेज ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, तो लिखोगे 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज। 9 बॉयज कैन बी
सेलेक्टेड इन 9C4 वेज। ठीक है, अब फिर क्या है, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी selected in 4C3 वेज। 4C3 वेज। तो hence by fundamental principle of counting total number of वेज, total number of वेज, total number of वेज for making the committee, for making the committee तो क्या होगा, 9C4 इंटू 4C3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब क्या लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो घर में, 504। ठीक है, तो 504 साल का लेना, यही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, इसी का सेकंड पार्ट ना, सेकंड पार्ट में क्या करोगे, कम से कम बोला है ना, तो कम से कम में 2 कंडीशन हो सकती है, जब 3 लड़कियां रहें तब भी पक्ष में और 4 लड़कियां रहेंगी तब भी पक्ष में। ठीक है, जबकि कम से कम बोला है तो अधिक वाला पक्ष में रहता है। हियर वी हैव टू सेलेक्ट, हियर वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, that is there are following 2 possibilities, there are following 2 possibilities, पहली क्या है, 9 बॉयज़ हैं, 9 बॉयज़ में से टेक 4 बॉयज़, तो 9C4 वेज ये होगा। अब 4 गर्ल्स, तो 4 गर्ल में से कितनी गर्ल लेना पड़ेगा, 3, टेक 3 गर्ल्स, तो ये होगा 4C3 वेज। एक तरीका तो ये हुआ आर। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 बॉयज़ हैं आपके पास, 9 बॉयज़ में से क्या करें, टेक 3 लेंगे ना, टेक 3 बॉयज़। ठीक है, तो क्या होगा 9C3 वेज, और यहाँ पे गर्ल कितनी है, 4 गर्ल्स, 4 गर्ल में से टेक कितनी गर्ल, 4 गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या होगा 4C4 वेज। ऐसे तो ये रहेगा तब भी फेवर में और ये रहेगा तब भी फेवर में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इन फर्स्ट केस, इन FIR फर्स्ट केस 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज कैन बी selected in, can be selected in 9C4 वेज। ऐसे ना, अब फिर कितनी गर्ल, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी selected
कैन बी सेलेक्टेड इन, क्या होगा 4C3 वेज, ऐसे ये आ गया। तो देन तो क्या लिखेंगे, हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो क्या होगा बोलो, 9C4 इंटू 4C3, इसको सॉल्व किया तो 504 आया था ना, ठीक है। अब इन सेकंड केस, अब सेकंड केस में इन सेकंड केस अब 4 बॉयज लिए थे, अब कितने बॉयज लेंगे, 3 है ना, 3 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड इन 9C3 वेज, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन, क्या लिख देंगे यहाँ पे 4C4 वेज, ठीक है। तो देन बाई हेंस बाई फंडामेंटल, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो क्या होगा 9C3 इंटू 4C4, इसको सॉल्व करो, क्या आता है 336 आता है। तो रिक्वायर्ड तरीके क्या होगा, दोनों का सम। सो रिक्वायर्ड वेज 10 रिक्वायर्ड वेज बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, काउंटिंग ना लिखना यहाँ, एडिशन। तो क्या होगा 504 और प्लस 336 इज इक्वल टू 840, ये होगा। अब देखो आगे तीसरा तरीका, जिसमें अधिक से अधिक क्या हूँ, अधिक से अधिक 3 लड़कियाँ हों, है ना। 3 लड़कियाँ रहेंगे तब भी फेवर में, 2 रहेंगे तब भी फेवर में, 1 रहेगा तब भी फेवर में, 0 रहेगा तब भी फेवर में। तो लिखो आगे, इतना लिख लिया कि कभी नहीं लिख पाए। तो 4th पार्ट लेकर चलते हैं, तीसरा पार्ट लेकर चलते हैं। तीसरा पार्ट में क्या कहोगे, हेंस वी हैव टू, हियर वी हैव टू सेलेक्ट, हियर वी हैव टू सेलेक्ट एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। दैट इज अर्थात देयर आर फॉलोइंग 4 possibilities कौन कौन। तो पहले क्या करेंगे, 9 बॉयज है ना, 9 बॉयज। तो क्या करेंगे, पहले 9 बॉयज में टेकिंग कितने बॉयज, 7 की टीम बनाना है, 4 लेंगे पहली, टेकिंग 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 9C4 वेज, और यहाँ पे गर्ल कितनी लेना पड़ेगा
पहली कंडीशन में 4 गर्ल हैं, तो क्या करेंगे, टेक 3 गर्ल्स, तो क्या होगा 4C3 वेज। एक कंडीशन तो ये हो गई। आर, अब दूसरी कंडीशन क्या है, 9 बॉयज़ हैं, अब टेक कितने बॉयज़ ले लें, बॉयज़ को बढ़ाना पड़ रहा है ना, 5 ले लेते हैं, 5 बॉयज़, तो 5 बॉयज़ लेंगे तो हैं कितने, 9, तो 9C5 वेज, तो गर्ल कितनी लेना पड़ेगा है ना, 4 गर्ल्स, ठीक 3 लिए थे तब 2 लेंगे, 2 गर्ल्स, तो क्या होगा 4C2 वेज। आर, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो गई, आपके पास 9 तो बॉयज़ हैं, तो 9 बॉयज़ में क्या आप ले लेंगे, ठीक, अभी 5 लेते अब 6 ले लेते हैं, 6 बॉयज़, तो क्या होगा 9C6 वेज, तो गर्ल कितनी है यहाँ पे 4, 4 गर्ल्स, तो टेक कम करते जाओ ना, 2 तब 1 गर्ल, 1 गर्ल, तो 1 गर्ल, तो यहाँ पे 4C1 वेज, ये हुआ। अब एक चौथा तरीका क्या हो गया, आर, 9 बॉयज़ हैं आपके पास, 9 बॉयज़ में से टेक क्या ले लें, 7 बॉयज़, ठीक है, तो क्या होगा 9C7 वेज, तब लड़कियां कितनी लेना पड़ेगा, 4 गर्ल्स हैं, ठीक 0 गर्ल्स या नो गर्ल्स, तो क्या होगा 4C0 वेज, ठीक है। तो रिक्वायर्ड तरीके क्या होंगे, चारों का सम, हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज, हेंस टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, तो क्या लिखेंगे 9C4 इंटू 4C3 प्लस 9C5 इंटू 4C2 प्लस 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C7 इंटू 4C0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते बनेगा, हम लिख दें डायरेक्ट कि आप करके दिखाएं, करे देते हैं, हो गया, क्योंकि यूट्यूब में भी जा रहा है, बहुत लोग कमज़ोर होते हैं तो कहेंगे सर जी नहीं बता दिए, डायरेक्ट कर दिए। चलो देखो, तो 9 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस, अब क्या लिखेंगे 9 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस, अब आगे क्या होगा 9 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस क्या है 9 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल, ये हुआ, ठीक है। लिख लिए थे ना, इसको सॉल्व करते तो 504 आया, देख ही चुके हो, इसको सॉल्व करोगे तो 756 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 336 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 36 आएगा, सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1632। छतरी का 18 4 22, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने से ये आता है आंसर, ये हुआ, ठीक है। लिख लिए। अब देखो 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि हमेशा आते हैं उनको पहले बताए देते हैं।
उनको तैयार कर लेना। 3 में से एक निश्चित रूप से आता है, ऑल स्टेट बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी, ठीक है। NCERT के एग्जाम्पल हैं 3 ठो, तो उनको पहले बता देते हैं क्योंकि वे बहुत फेमस क्वेश्चन है। लिख लेते ना, मिटा दें सब। अब तीनों क्वेश्चन की इतनी बेहतरीन तरीके से मीनिंग समझाएंगे कि ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको। सुनो, क्वेश्चन हम अगला बताने वाले हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। जब क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? ABCD, 4 वर्टेक्स हैं। आपसे ये पूछा जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल हैं, तो कितने डायगोनल हैं? 2। देखने से पता चल रहा है कि इसके 2 डायगोनल हैं, ठीक है ना। तो जब इसके 2 डायगोनल हैं तो 2 आएगा कैसे? ये तो जानते हो कि आपके पास 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है। 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है ना। तो टोटल यहाँ कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 लाइन है कि नहीं है? 2 पॉइंट को मिलाने से 6 लाइन बनती हैं। तो 6 लाइन आएगा कैसे? 4C2 कर दो तो आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, 4 - 2 का फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, ये कट गया 2, इसे क्या आ गया? 6 आया। तो 6 लाइन बनती हैं। तो 6 लाइन में क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? 4। तो 4 घटा दो तो कितना बचा? 2। तो 2 डायगोनल होंगे। क्या होंगे? डायगोनल। अब मान लो कि आपको क्या है, 5 वर्टेक्स वाला कोई पॉलीगॉन है। 5 वर्टेक्स वाला कोई पॉलीगॉन है, तो उससे कितनी साइड बनेंगी? 5C2। उनमें से 5 तो उस पॉलीगॉन की साइड हो गई, तो इतने डायगोनल होंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, 4C2 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट ना किए तब ना डायगोनल मिला, ठीक है। तो 5C2 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब डायगोनल मिलेगा। 6C2 से 6 को सब्ट्रैक्ट करो तो डायगोनल मिलेगा। 7C2 से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो डायगोनल मिलेगा, ठीक है। यानी 7 साइड वाला कोई पॉलीगॉन है तो कितने डायगोनल उसमें होंगे ये निकालना है। तो क्या करेंगे? 7C2 - 7 करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तो यदि मान लो किसी पॉलीगॉन के 44 डायगोनल हैं तो उस पॉलीगॉन में साइड कितनी रही होगी? तो ये नहीं जानते कितनी साइड रही होगी, तो मान लेते हैं n साइड रही होगी। तो जब n साइड रही होगी तो n साइड से कितनी लाइन बनी रही होंगी? NC2। n साइड रही है यदि मान लो किसी पॉलीगॉन में, ठीक है, तो उससे लाइन कितनी बनेंगी? NC2 ना बनेगी टोटल डायगोनल मिला के, NC2। और उनमें से n सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डायगोनल आ जाएगा। n सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डायगोनल, क्योंकि n साइड वाला पॉलीगॉन है, n भुजाओं वाला बहुभुज है ना, n भुजाओं वाला बहुभुज, ठीक है। तो उसमें कितने विकर्ण होंगे, कितने डायगोनल होंगे? तो NC2 - n, ठीक है। तो NC2 - n की वैल्यू क्या दी गई है? 44। तो n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। तो NC2 का क्या फार्मूला है? n का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, n - 2 का फैक्टोरियल, और ये -n = 44, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? n -1 n - 2 का फैक्टोरियल अपान n - 2 का फैक्टोरियल, और 2 × 1, तो ये से कट गया, -n = 44, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लिख सकते हैं n² - n अपान 2 -n = 44। इसके नीचे एक एलसीएम, तो क्या आएगा एलसीएम? 2। तो n² - n - 2n = 44। इसके नीचे एक लिखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा? n² - 3n, ठीक है। n² - 3n = 88। तो यहाँ n² - 3n - 88 = 11/88। तो n² - 11n + 8n, यही ना, -88 = 0। तो n कॉमन लोगे तो n - 11, 8 कॉमन तो n - 11 = 0। तो n - 11 और n + 8 = 0। तो n - 11 = 0 और n + 8 = 0।
तो n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू -8, तो n इज इक्वल टू -8 रिजेक्ट, n इज नंबर ऑफ साइड सो इट कैन नेवर बी निगेटिव, तो n इज इक्वल टू -8 रिजेक्ट, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ, तो 11 साइड वाला पॉलीगॉन रहा होगा जिसके डायगोनल 44 होंगे। ठीक है, पॉलीगॉन में साइड की संख्या कितनी रही होगी 11, तो उसके कितने डायगोनल बनेंगे 44 डायगोनल बनेंगे। कितने डायगोनल बनेंगे 44। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आया कि नहीं आया। एक ऐसा बहुभुज बताओ, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ, पॉलीगॉन में साइड की संख्या बताओ जिसके डायगोनल की संख्या 44 है, जिसके डायगोनल की संख्या कितनी है, तो उस पॉलीगॉन में कितनी साइड रही होंगी ये बताओ। तो उस पॉलीगॉन में कितनी साइड रही होंगी 11, तो 11 साइड रही होती, 11 वर्टेक्स भी रहे होंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड तो 4 वर्टेक्स भी, ट्रायंगल में 3 साइड तो 3 वर्टेक्स भी। ठीक है, तो पॉलीगॉन में क्या n साइड तो n वर्टेक्स भी। ठीक है, ये देखो लिखते हैं इसको, क्वेश्चन भी आंसर भी, एग्जाम्पल NCERT के एग्जाम्पल है। ठीक है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। तो लिखो इफ़ ए पॉलीगॉन, इफ़ ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल हैं, हाँ तो व्यवस्थित लिखते हैं, वो तो समझाए हैं अभी डायगोनल्स। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड, देन फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड, इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लेट n बी द नंबर ऑफ, लेट n बी द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए, साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। ठीक है, मान लेते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है n है, देन नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन, देन नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज इक्वल टू n। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा NC2 माइनस n, बट नंबर ऑफ डायगोनल, बट नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 44 गिवन। ये इक्वेशन होगा फर्स्ट, ये सेकंड, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा सेम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया NC2 माइनस n बराबर 44। ठीक है, तो n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n 44, तो n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया। ठीक है ना, इसी को क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 n अपॉन 1 इज इक्वल टू 44, एलसीएम क्या हुआ 2, तो n स्क्वायर माइनस n, ये 2n इज इक्वल टू 44, तो n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 88, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 11, 8 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 11 n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू माइनस 8, बट n इज इक्वल टू माइनस 8 रिजेक्ट,
because n is number of side, n is number of sides of polygon, so it can never be negative। ठीक है, तो पॉलीगॉन में साइड की संख्या कितनी होगी? हेंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 11। 10 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 10 द नंबर ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 11। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या रही होगी? 11 रही होगी। ठीक है ना। अब देखो कहता ये है अगला क्वेश्चन में, एक प्लेन में 16 पॉइंट हैं। एक प्लेन में कितने पॉइंट हैं? 16 पॉइंट। उनमें 5 पॉइंट कोलिनियर है। 5 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो कितनी लाइन बनेंगी? 16 पॉइंट से तो कितने पॉइंट बनते? कितनी लाइन बनती? 16 C2 बनती। कितना बनती? 16 C2 बनती। यदि नॉन कोलिनियर होते सभी तो कितनी लाइन बनती? 16 C2 लाइन बनती। लेकिन 5 कोलिनियर पॉइंट हैं, एक लाइन में कंटेन है 5, A B C D और E। तो इससे 5 लाइन नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। 5 लाइन कोलिनियर ना है। 16 पॉइंट में से 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो 16 में से 5 निकाल दो, कितनी लाइन बचती है? कितने बनती है? 11 बचती है ना। ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट से 5 C2 लाइन नहीं बनेगी, एक लाइन बनेगी। कितनी बनेगी? लेकिन गिनती किस हिसाब से हो चुकी है? 16 C2 कर दिए, इसकी गिनती इस हिसाब से हो गई के हिसाब से। जबकि 5 पॉइंट जब कोलिनियर हैं तो 5 पॉइंट को मिलाने से एक ही लाइन बनती है। 5 पॉइंट को मिलाने से 5 C2 लाइन नहीं बनती। कितनी लाइन बनती है? पर हम यहाँ पे 16 C2 कर दिए तो इसके हिसाब किस रूप में हो गया है कि 5 पॉइंट से 5 C2 लाइन बनती हैं, जो कि 5 पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है। तो 16 C2 कर देने से इसकी गिनती इस हिसाब से हो चुकी है। ठीक है। तो हम इसको घटाएंगे भी, 16 C2 से 5 C2 को घटा देंगे। तो 5 C2 को घटा देने से जानते हो क्या हुआ कि 5 कोलिनियर पॉइंट से एक भी लाइन नहीं बनी, जबकि 5 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बन रही है। तो यहाँ पे 16 C2 माइनस 5 C2 प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है। 5 C2 कर देंगे तो इसका मतलब 5 कोलिनियर पॉइंट से एक भी लाइन नहीं बन रही है, जबकि 5 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बन रही है कि नहीं। जब पॉइंट पाँचों एक लाइन में रहेंगे तो मिलाने से एक लाइन तो बनेगी कि नहीं। अभी ये कहाँ होता कि 16 पॉइंट एक प्लेन में कंटेन है, कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो हम कहते हैं 16 C3 माइनस 5 C3। अब यहाँ एक ना जोड़ते फिर, क्योंकि 5 कोलिनियर पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। लाइन तो बन भी गई थी। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट है तो उससे ट्रायंगल बनेगा क्या? तो 16 पॉइंट यदि प्लेन में कंटेन है, उससे ये पूछा गया कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? 16 C3 माइनस 5 C3। यदि 5 कोलिनियर हैं तो यदि किसी प्लेन में कितने लाइन हैं, कितने पॉइंट हैं किसी प्लेन में, मान लो 12 पॉइंट हैं, उनमें 7 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 7 12 पॉइंट है, 7 क्या है? कोलिनियर है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 12 C3 माइनस 7 C3। समझ गए ना। अब कितनी लाइन बनेगी? 12 C3 नहीं, 12 C2। लाइन के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो 12 C2 माइनस 7 C2 प्लस 1। ठीक है। किसी प्लेन में n पॉइंट हैं, उनमें से p पॉइंट कोलिनियर हैं। ठीक है। ठीक है। तो कितने लाइन बनेंगे, कितने ट्रायंगल? लाइन बनेंगे NC2 माइनस PC2 प्लस 1 और ट्रायंगल बनेंगे NC3 माइनस PC3।
PC3, ठीक है ना, समझ गए ना। किसी प्लेन में n पॉइंट हैं और p पॉइंट को लीनियर हैं, तो लाइन कितनी बनेगी, NC2 माइनस PC2 प्लस 1, ठीक है। और ट्रायंगल कितने बनेंगे, NC3 माइनस PC3, समझ गए सेंस। तो दो क्वेश्चन हैं, एक लाइन वाला है और एक ट्रायंगल वाला है, ठीक है। उनमें से कुछ पॉइंट को लीनियर हैं। तो लाइन वाले में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक जोड़ेंगे भी, और ट्रायंगल वाले में सब्ट्रैक्ट भर कर देंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट है उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, जबकि कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बनती है, ट्रायंगल एक भी नहीं बनेगा। सेंस समझ में आया कि नहीं आया, पता नहीं आया कि नहीं आया, लौटेगा तो नहीं अब, लौट के कहीं चंद्रमा में न चला जाए। हाँ, तो लिखो क्वेश्चन अगला, एग्जाम्पल NCERT का है ये, ठीक है। वो भी डायगोनल वाला भी एग्जाम्पल था और ये भी एग्जाम्पल है। तो आउट ऑफ 16 पॉइंट्स in a plane no there are in the same line, no there are in the same line, in the same line except EXCPT except 5 points which are collinear. Which are collinear. तो find the number of lines, find the number of lines, find the number of line that can be formed by joining these points pair, joining these points in pair, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसका सलूशन, ये कहता 5 पॉइंट के अलावा सभी क्या हैं, नॉन कोलिनियर हैं, एक लाइन में नहीं है। 5 पॉइंट है एक लाइन में, ठीक है। तो देयर आर कितने पॉइंट, 18 दिया, 16 नहीं दिया है। देयर आर 18 पॉइंट्स इन ए प्लेन। सलूशन देखो, देयर आर 18 पॉइंट्स इन ए प्लेन out of which 5 are collinear, 5 are collinear. Given there are 18 point in a plane out of which 5 are collinear, उनमें से 5 क्या हैं, समरेख हैं। The required number of line, then required number of lines is equal to क्या होगा, 18C2 माइनस 5C2 प्लस 1, 5C2 प्लस 1 इसलिए किया है कि 5 को लीनियर पॉइंट से एक लाइन बनेगी। अब 5C2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब 5 को लीनियर पॉइंट से एक भी लाइन नहीं बनेगी, जबकि एक बन रही है। इसको सॉल्व कर दो आप,
8 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 18 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 1। तो क्या होगा 18 इंटू 17 इंटू 16 का फैक्टोरियल अपान 2 इंटू 1, ये 16 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, अब पता नहीं, ये हो गया, इससे कट गया, ये कटा 9, 17 नवा 153, और ये 2 दूना 4, 5 दूना 10 और प्लस 1, 153 से 10 निकाले 144, 144। ये वीडियो चालू किए कि वैसे चल रहा है? चालू तो किए थे, चलो आगे एक और क्वेश्चन ट्रायंगल वाला देखो, लिख रहे थे ना 144 नहीं आएगा, 10 निकाल 150 से 10 तो 143 और एक जोड़ दिए, तो देखो अगला क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल देखो एनसीईआरटी का, ट्रायंगल कितने बनेंगे। अब ये क्वेश्चन आएंगे तो ये करके नहीं आओगे तो बहुत मारेंगे हम ठीक है, पेपर में आएंगे और बने भी नहीं तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, उसकी चिंता ना करो, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल that are formed by choosing the vertex from a set of 12 points, 7 of which lies on 7 of which lies on the same line, इसका अर्थ समझ गए ना। एक लाइने में कंटेन है 7 पॉइंट, यानी कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 12 पॉइंट हैं एक प्लेन में और उनमें से 7 पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर। ठीक है, तो लिखो गिवन दैट देयर आर 12 points in a plane in which 7 points are कोलिनियर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है? 3। ठीक है, तो 12 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 12C3। लेकिन उनमें 12 पॉइंट में से 7 पॉइंट क्या है? कोलिनियर। तो 7 पॉइंट से 7C3 ट्रायंगल ना बन करके 0 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, 7 पॉइंट क्या है? कोलिनियर। तो 7 कोलिनियर पॉइंट से 7C3 ट्रायंगल नहीं बनेंगे, 0 ट्रायंगल बनेंगे। जैसे मान लो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या ट्रायंगल बनाओ? ये बनेगा? एक भी ट्रायंगल नहीं बना। जब 7 पॉइंट कोलिनियर तो उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा।
पर जब हम 12C3 कर दिए तो इसका मतलब ये 7C3 के हिसाब से इसकी गिनती हो चुकी, जबकि 7 पॉइंट के कोलिनियर होने की वजह से 7C3 ट्रायंगल नहीं बनेंगे 7 पॉइंट से। ठीक है, कितने ट्रायंगल बनेंगे? 0। तो यदि हम 12C3 से 7C3 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसमें 0 जोड़ेंगे क्योंकि ट्रायंगल तक भी नहीं बनेगा, लाइन तक बनती भी थी कोलिनियर की वजह से। ठीक है, पर ट्रायंगल एक भी नहीं बनता। ठीक है, सेंस समझ गए ना? तो यहाँ पे 12C3 कर देने से इसका अर्थ ये हुआ कि 7 जो पॉइंट कोलिनियर हैं उनसे 7C3 ट्रायंगल बनते हैं, इस प्रकार से गिनती हो चुकी है। जबकि 7 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट होने की वजह से 7 पॉइंट से 7C3 ट्रायंगल नहीं बनेंगे बल्कि 0 ट्रायंगल बनेगा। तो 7C3 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 12C3 से। ठीक है, लिखें तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12C3 माइनस 7C3। 12 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 12 इंटू क्या आएगा? 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 9 का फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 4 का फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, है ना? 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, 3 दूना 6 से 6 कट गया। 11 दूना 22 दाहम 220 माइनस 35 बराबर 185। आगे समझ में? एक लिख लिया इसको। एक क्वेश्चन और छोटा सा देखो, फिर छुट्टी। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 9 विच आर डिविजिबल बाई 10, विच आर देखो, विच आर डिविजिबल बाई 10। सुनो क्या करेंगे इसको, 0, 1, 3, 5, 7, 9 का उपयोग करके 6 डिजिट की 10 से डिविजिबल नंबर कितनी बनाई जा सकती हैं? बहुत आसान। देखो एक लाइन में समझा देते हैं। 6 प्लेस बना लो, 6 प्लेस बन गए। 10 से डिविजिबल नंबर वही होगा जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो। ठीक है ना? 10 से डिविजिबल वही नंबर होगी जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो? 0। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस को भरने कितने तरीके? एक ठे 0 है, एक ठे स्थान है। तो यूनिट प्लेस को भरने का एक तरीका हुआ। अब यहाँ पे शेष 5 प्लेस को भरने के लिए 5 डिजिट हैं। तो 5p5 यानी 5 का फैक्टोरियल इंटू 1 रिक्वायर्ड तरीका। 5 स्थान को 5 डिजिट से भरने के तरीके 5c5, 5p5 क्या होंगे? 5p5। मिसलिनियस का क्वेश्चन है ना? ये परमुटेशन वाला क्वेश्चन है। तो 5p5 इंटू 1 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो 5 का फैक्टोरियल आंसर होगा। तो 5 चौक 20, 120 आंसर। ठीक है, तो यूनिट प्लेस को भरने कितने तरीके? तो रिपीट नहीं, तभी तो ऐसा होगा। रिपीट नहीं होगा तभी ना ऐसा होगा। देखो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, तभी ना 5 का फैक्टोरियल आएगा।
रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है ना। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, लिख देते हैं क्वेश्चनों में, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सलूशन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10, इज डिविजिबल बाई 10। 10 से डिविजिबल कब होती है? इफ़ जीरो कंटेन एट द यूनिट प्लेस, इफ़ जीरो कंटेन द यूनिट प्लेस, ऐसे ना। कोई संख्या 10 से डिविजिबल कब होती है? यूनिट प्लेस में क्या हो? जीरो कंटेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो नंबर ऑफ वेज, नंबर यहाँ पे बना लेते हैं, खाना ऐसे बना लो आप भी, 6 डिजिट का है ना, 2 4 6, ये जीरो प्लेस को भरने के तरीके और इसको 5 तरीके। तो लिखो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज का है वे, टू फिल द यूनिट प्लेस, टू फिल द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 1। यूनिट प्लेस को फिल करने कितने तरीके? 1, ठीक है। अब लिखोगे एंड रिमेनिंग 5 नंबर्स, एंड रिमेनिंग 5 नंबर, रिमेनिंग 5 नंबर कौन कौन बचते हैं? 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर जो बचे हैं, कैन बी अरेंज इन, कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 5 वेज, ठीक है। 5 स्थानों पर भरने कितने तरीके? 5 वेज। हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या होंगे? क्या लिख दोगे? 5 का फैक्टोरियल इंटू 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20, 23 60 दूना 120, ये आंसर, ठीक है। अब इसके आगे कल बताएंगे, कल आओगे ना सुबह? हाँ।